निष्कासन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जुहार और साथ ही किसान भाइयों आप सबों को गंदरू भाई का नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। मानव रोगों के निवारण के लिए औषधीय पौधों का प्रचलन बढ़ रहा है। देश के अंदर और विदेशों में भी औषधीय पौधों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए राज्य में औषधीय पौधों में खासकर शतावर, कालमेघ और घृतकुमारी की जैविक खेती के लिए जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। झारखंड जैविक खेती के मामले में अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसे कुछ ही वर्षों में जैविक राज्य के रूप में स्थापित किया जाना है। सभी तरह की फसलें, चाहे वो अनाज हो, सब्जी हो, मसाला हो या औषधि हो, जैविक विधि से ही उपजाने की योजना बनाई जा रही है। खासकर औषधीय फसलों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कालमेघ, शतावर और घृतकुमारी की खेती की जाएगी। राज्य बागवानी मिशन द्वारा झारखंड में काजू क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक कुल 3,330 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू के नए बाग स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 5 नए जिलों में भी काजू क्षेत्र का विस्तार किया गया है। गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा वो 5 नए जिले शामिल किए गए हैं, जहां काजू क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इससे पहले सरायकेला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में काजू की खेती की जा रही थी। इससे पता चलता है कि झारखंड राज्य के वैसे जिले जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से सटे हुए हैं, वहां काजू की खेती की अच्छी संभावना है। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर बागवानी मिशन के काजू के क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 तक 3,330 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू के बाग स्थापित किए गए। फूल गोभी और पत्ता गोभी के फसल में गोभी का पतंगा नामक कीट के प्रकोप से पौधे सूखने लगते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है और पैदावार बिल्कुल कम हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोपनी के 8 से 10 दिनों बाद पौधों के चारों ओर कार्बोफ्यूजन 3G का 1 ग्राम प्रति पौधा की दर से मिट्टी में मिलाकर हल्की सिंचाई करें। गोभी का पतंगा कीट से फूल गोभी और पत्ता गोभी के बिचड़ों की रक्षा के लिए कार्बोफ्यूरान 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यवहार करें। इसके अलावे जैविक कीटनाशी जैसे डिलेफिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं या डिपेल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लें और छिड़काव करें। यदि दूसरे छिड़काव की आवश्यकता हो तो नीम से निर्मित कीटनाशी अचूक, निम्बेसिडिन या नीम गोल्ड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। औषधीय पौधा घृतकुमारी की पत्तियों का रस और गुदा दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। घृतकुमारी पौधों के बेहतर उत्पादन के लिए IC 11271, IC 111-280A, IC 111-269 सिम शीतल और RLAB 18 जैसे उन्नत प्रभेद लगाए। औषधीय पौधा घृतकुमारी चर्म रोग, उदरशूल, रक्तशोथ, स्त्री रोगों के उपचार, सिर दर्द, फोड़े एवं घाव, सूजन तथा गांठों पर मोच आ जाने या अंदरूनी चोट, नेत्र रोग सहित कई और रोगों के उपचार के काम में आता है। औषधि के रूप में घृतकुमारी के पत्ते और गुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान घृतकुमारी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए IC 111-280, IC 111-269, RLAV 18 और सीम शीतल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता प्रथम वर्ष 30 से 35 टन ताजे पत्ते और दूसरे साल से 15 से 20 टन ताजे पत्ते प्रति हेक्टेयर है। मधु निष्कासन यंत्र, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि यह मधु निकालने का काम करता है। ये गोल आकार का एक छोटा ड्रम होता है जिसमें मौन बक्सों के शहद युक्त तख्ते को यंत्र में लगाकर जब हैंडल के सहारे घुमाया जाता है तो शहद बाहर निकलने लगता है। पहले जिस पारंपरिक तरीके से शहद निकालने का काम किया जाता था उसमें कठिनाइयां भी थीं और गुणवत्ता की कमी भी। इसी को ध्यान में रखकर मधुमक्खी पालन कर रहे किसानों के लिए मधु निष्कासन यंत्र बनाया गया है, जो बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से मधु निकालने का काम करता है। मधु निष्कासन यंत्र गोल आकार का छोटा ड्रम होता है। इसके अंदर एक खांचा होता है जो हैंडल से घूमता है। इस खांचे में जब मौन बक्सों के मधुयुक्त तख्तों को कस दिया जाता है और हैंडल चलाकर घुमाया जाता है
तो तख्ता घूमने लगता है और शहद निकलने लगता है। एक किसान है जो ज्यादातर पारंपरिक विधि से ही खेती करना पसंद करते हैं। वे आधुनिक खेती के उन्हीं जरूरतों को अपनाते हैं जो उनके पारंपरिक खेती की गति में तेजी ला सके। ये देसी और पारंपरिक खेती की अच्छाई से भली भांति परिचित है और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। पैदावार की मात्रा और गुणवत्ता इनके कृषि कार्य का सिद्धांत है। इनका सिद्धांत आधुनिक कृषि प्रणाली का विरोधी नहीं है। ये उसकी अच्छाइयों को जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत आधुनिक कृषि प्रणाली का विरोधी नहीं है। ये उसकी अच्छाइयों को जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव के प्रति सचेत भी रहते हैं, खासकर रासायनिक दवाओं के अंधानुकरण से। आज इनके खेतों में जितनी भी फसलें हैं वो न सिर्फ उच्च उत्पादकता से भरपूर हैं, बल्कि पौष्टिक गुणवत्ता से भी लबरेज हैं। तो आइए मिलते हैं इस सफल किसान से। 105 पौधा लगे हुए हैं और अच्छा उससे मेरा फल आ रहा है और कम जगह पर ज़्यादा पौधा लगा है, जिससे उत्पादन मेरा ज़्यादा हो रहा है कम जगह पर ही, और उससे जो है मेरा परिवार अच्छा चल रहा है और इनकम जो है मेरा अच्छा हो रहा है। वही चीज़ अगर हम संगन बागवानी नहीं करते तो 10 डिसमिल में जो है मेरा 5-7 या 10 पौधा ही लगता, जिससे मेरा उत्पादन कम होता, इनकम मेरा आय कम होता। बागवानी करके आज हम काफ़ी खुश हैं, अपना परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार रहे। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पटरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1875 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2125 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2425 रुपए, गेहूं 1425 रुपए से 1525 रुपए, चना 4950 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6100 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4175 रुपए से 4575 रुपए, दाल चना 5750 रुपए से 6250 रुपए, सरसों तेल 10175 रुपए से 10275 रुपए, चीनी 3650 रुपए से 3700 रुपए, आलू 1375 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1275 रुपए से 1350 रुपया प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध हुई, मंडी के भाव का भी पता चल गया और मौसम के मिजाज से भी आप अवगत हो गए। बिल्कुल, बारिश की फुहारें अब भी हमारे ऊपर आ रही है। बिल्कुल। किसान भाइयों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी?
अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो झुमकी बहन, क्या इरादा है? इरादा तो बहुत नेक है, क्योंकि कारू दादा और मंगरा दादा से जो मिलना है। बिल्कुल, कारू दादा और मंगरा दादा से मिलने के लिए हमें जाना होगा गांव की तरफ और गांव में ही उनसे मुलाकात होगी। तो चलते हैं। चलिए। अभी तो हम लोग धान लगा लिए, अब कटने का टाइम आ रहा है। वही। हाँ। अब इसका भंडारण कैसे करेंगे सर, दौनी कैसे करेंगे? अच्छा, इसका कटनी कैसे? जोहार 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 जोहार। क्या बातें हो रही, बहुत एकदम सीरियस हैं आप। देखिए धान तो लग गया, पक भी रहा, पक गया। अब उसका होना चाहिए कटनी, उसका होगा दौनी, उसका होगा फिर रख रखाव यानी भंडारण। ये कैसे हो, इसको कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, इसी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए एकदम आप सही बात बोले हैं और किसान भाइयों को भी इस चीज़ की जानकारी तो होती है, लेकिन थोड़ा अनुभव कम होता है या उसकी जो देखभाल ढंग से नहीं हो पाती है, संशय रह जाता है। बिल्कुल, तो फसल बर्बाद भी होता है। देखिए अगर आप कटनी कर रहे हैं तो काटते वक्त उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम किस तरह से उसकी कटनी करें, किस तरह से उसकी दौनी करें, ताकि जो अन्न के दाने हैं वो भरपूर किसानों को मिल सके, बर्बाद ना हो। और उसके साथ साथ उसकी जो संरक्षण यानी उसको संग्रह किस तरह से करना है, ये चीज की जानकारी भी किसान भाइयों को होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो चलिए इसी विषय पर हम जानकारी दिलवाते हैं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कुमार जी के पास और जानकारी लेते हैं। तो किसान भाई को मेरा ये सलाह दिया जा रहा है कि सबसे पहले आप खेत में पानी को कम कर दें। इससे करने से क्या होगा, खेत की नमी आपको कम हो जाएगी और जब आप कटनी करेंगे तो उसमें वो नमी आपका जो खेत में रखेंगे तो वो नहीं जाएगी। तो किसान भाई जब हम लोग कटनी कर रहे हैं तो खेत से सबसे पहले तो आपको नमी को हटाना है। और जब हम कटनी कर रहे हैं तो कटनी के बाद आप ध्यान दीजिए कि हम लोग कटनी जो करते हैं तो उसके लिए रीपर भी हम लोग के पास बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रीपर की भी व्यवस्था है। रीपर से भी हम लोग कटनी कर सकते हैं। रीपर से जब हम लोग कटनी करते हैं तो उससे हम लोग को एक फ़ायदा ये होता है कि समय का हम लोग को बचत होता है। जब हम कटनी करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उसमें जो दाने में जो नमी है वो ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए, 15 से 20% की नमी हो, तब उसको कटनी करना चाहिए। कटनी जब हम लोग कर रहे हैं तो उसको एक तो आपको बताया कि रीपर से कर सकते हैं और दूसरा जो देसी मेथड है आपके पास ये हसुआ जो है उससे भी हम लोग काट सकते हैं। रीपर से काटने से क्या होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी उससे काटते हैं। जब भी हम लोग धान फसल को काटते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा खड़ा करके रखते हैं कि जिससे कि खेत में दाने नमी नहीं ले पाएँ और उसको कम से कम 4-5 दिन हम लोग अच्छी तरह से सुखाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी कटाई के लिए रीपर का जो प्रयोग करने की बात कही, वो क्या है, हमारे किसान भाई कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रीपर एक यंत्र है जो कि डीजल से चलता है और उसको एक आदमी अच्छे तरह से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसको 1 घंटे में हम लोग कम से कम 1 एकड़ ज़मीन को हम लोग 1 से 1.5 घंटे में रीपर के द्वारा काट सकते हैं। रीपर के द्वारा जैसे हम लोग हसुआ से काटते हैं उसी तरह से रीपर में भी 4-5 लाइन को हम लोग एक बार में एक साथ काटते हैं। उसको काटने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा करते जाए, उसको फिर 3 से 4 दिन अच्छी तरह सुखा लें, तब फिर उसको हम लोग गहाई करते हैं। जी अभी कटने के बाद दौनी का प्रोसेस होता है, जो दौनी किया जाता है उसको किसान भाई कैसे करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धान की प्राप्ति हो जाए? किसान भाई दौनी करने के लिए सबसे पहले आप एक जगह उसको धान की फसल को जमा कर लें, फिर उसको हम लोग दौनी के लिए एक आता है पैडल थ्रेसर। तो ये पैडल थ्रेसर जो 2 तरह से हम लोग करते हैं दौनी, तो एक हम लोग का होता है पैडल थ्रेसर। पैडल थ्रेसर किसान भाई 4 से 5 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। ये कोई भी किसान इसको ले सकते हैं। इसमें पैडल मतलब पाँव से पैडल चलाना पड़ता है और धान को हम एक हाथ से पकड़ते हैं और वो जो बाली रहती है उसको पैडल चलाते जाएंगे, वो जितने भी बाली रहते हैं वो निकलते जाते हैं। तो एक तो मेथड हम लोग का है कि पैडल थ्रेसर के
द्वारा हम लोग करते हैं। दूसरा हम लोग एक थ्रेसिंग मशीन रहता है, वो जो डीजल से भी चलता है और इलेक्ट्रिक से भी चलता है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। दाना बाहर निकलते जाते हैं और जो भूसा जो रहता है वो दूसरे पुआल वाल दूसरे साइड से निकलते जाते हैं। एक बैग में हम लोग लगा देते हैं, जो भी अच्छे दाने रहते हैं वो निकलते जाते हैं। तो ये 2 मेथड हम लोग के पास है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, रीपर यंत्र हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त करेंगे और इसकी कीमत कितनी होगी? ये किसान भाई रीपर यंत्र का कीमत 1 लाख के आसपास रहता है, 1 से 1.5 लाख रीपर का कीमत है। और जो पैडल थ्रेसर है उसका आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में रहता है। तो रीपर तो ऐसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी है, तो ये रीपर आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। जो किसान भाई सक्षम है वो रीपर का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो रीपर यंत्र का कीमत आपने बताया 1 से 1.5 लाख के बीच में होगा, तो हमारे किसान भाई झारखंड के कई किसान हैं जो खरीदने में सक्षम नहीं है, सीमांत किसान हैं, उनके पास आय का अच्छा साधन नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई योजना है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सरकार की तरफ से? नहीं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से योजना तो नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें योजना रहती है कि सब्सिडी के तौर पर आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए इस उपकरण का दाम 1.25 लाख है, तो सरकार आपको सब्सिडी देती है और छोटे छोटे किसान भाई समूह में भी पैसा जमा करके खरीद सकते हैं। रीपर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जहाँ ट्रायल चलते हैं वहाँ तो देते हैं और आप लोग समूह में पैसा इकट्ठा करके इसको आप लोग खरीद सकते हैं। डॉक्टर साहब, कटाई और दौनी के बाद अब आते हैं गहाई यानी प्रोसेसिंग पे, तो धान की प्रोसेसिंग कैसे किसान भाई करेंगे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, धान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके? किसान भाई जो भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग में हमको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा हम लोग प्रोसेसिंग करके करते हैं। इससे हमारा 2 फ़ायदा होता है। प्रोसेसिंग में हम लोग जो धान को देते हैं तो जो भी छोटे सीड रहते हैं वो अलग हट जाते हैं और जो भी खखड़ी रहती है, कंकड़ पत्थर जो रहता है वो अलग अलग से बैग में चले जाते हैं। एक बैग में आपका अच्छे फसल जो होंगे, दाना जो होंगे वो उसमें जाएगा और जो खखड़ी रहेगा वो दूसरे बैग में निकलते जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो इससे हम लोग प्रोसेसिंग में बहुत मतलब हम लोग को फ़ायदा होता है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। 1 घंटा में हम लोग कम से कम ये 5 क्विंटल हम लोग कर लेते हैं। तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से प्रारंभ कैसे करेंगे, किस तरह इसको शुरुआत करेंगे हमारे किसान भाई प्रोसेसिंग करने? प्रोसेसिंग मशीन तो किसान भाई बहुत ही महंगा होता है, इसकी कीमत 5 से 6 लाख के बीच में होती है। तो जो सक्षम किसान है वो तो कर सकते हैं और नहीं तो फिर जो अपनी विधि है वो उसी तरह से वो कर सकते हैं। कि धान की उचित भंडारण किसान भाई कैसे करेंगे ताकि नुकसान कम हो? किसान भाई जैसे बीज जैसे आप कर रहे हैं उस तरह भंडारण का भी बहुत महत्व रहता है। जब भी आप भंडारण कर रहे हैं तो दाने में नमी की मात्रा कम से कम 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा नमी रहेगी तो आपके बीज को नुकसान होने का डर रहेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग भंडारण कर रहे हैं तो बीज में जो नमी होना चाहिए 12% तक रहना चाहिए। भंडारण के लिए हम लोग सीड बिन का भी व्यवहार करते हैं और ये जूट बैग का भी व्यवहार करते हैं। तो जो किसान भाई सक्षम है वो सीड बिन का भी व्यवहार कर सकते हैं और जो नहीं है तो वो जूट बैग का व्यवहार करें। लेकिन किसान भाई पुराने जूट बैग का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग जूट बैग का व्यवहार करें वो नए रहें। अगर किसी कारण बस अगर आपको जूट का बैग पुराना हो तो उसको हम लोग खौलते हुए पानी में खौला के खूब अच्छी तरह से गर्म पानी में डाल के उसको फिर सुखा के तब फिर व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन सीड बिन का भी व्यवहार हम लोग कर सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। वाह भाई, बहुत अच्छी जानकारी थी किसान भाइयों के लिए। अब समझ में हमको भी आया और हमारे किसान भाई को भी आया कि कैसे हम धान काटेंगे, धान काटने के बाद उसका दौनी कैसे करेंगे और फिर उसका रख रखाव भंडारण कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये सब जानकारी हुआ तो किसान भाई को हम और एक ठो जानकारी देते हैं कि महेंद्र महतो एक नाम है एक सफल किसान का। देखिए बहुत मुलाकातें हो रही है।
इतना मैंने मान लगा के, दिल लगा के, मेहनत से, पूरा निष्ठा से खेती करते हैं कि एक नंबर का उपज पाते हैं। तो आइए हम लोग सब कोई चलते हैं महेंद्र जी के पास। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो इस खेती की तैयारी हमारे किसान भाई किस तरह से करें? ये तैयारी बहुत आसान है। केवल खेत जोत के और उसके बाद इसमें ऊपर ढिपा कर दिया जाता है। 3.5 फीट यानी 3.5 फीट का इसमें बना दिए और इसमें नाली बना के उसके बाद खाद दे के और हम इसको रोप दिए। रोपने के बाई चांस ये मेरा बीन समझिए वही 12 से 15 दिन में बढ़ गया, यानी ये 6 इंची का हो गया तुरंत। और ये 21 दिन में हम इसको 2 बार मिट्टी चढ़ा दिए। और ये इसका जो ड्यूज है टपक का, सो ये 1 महीना में इसका फूल आ गया है। वर्तमान समय में जो ये आप खेती किए हैं, ये कितने दिनों से किए हैं और क्या क्या खाद और आप जो है कीटनाशक चीज़ ये सब डालते हैं, ये किसान भाई को बताएं। किसान भाई देखिए, हम तो पहली बार ये खेती किए हैं, लेकिन हमको तो बहुत अच्छा लगा। काहे कि इतना जल्दी तो हमरा और खेती भी करते थे लेकिन नहीं बढ़ता था, लेकिन इसमें तो देख रहे हैं कि तुरंत बढ़ भी गया और फूल भी आ रहा है। इसलिए किसान भाई आप लोग भी खेती करने का कोशिश करें कि बहुत आसान है। काहे कि इसमें लागत भी बहुत कम है। सरकार द्वारा तो सब्सिडी 90% है और हमको 10% देना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग भी ये खेती करने का कोशिश करें। अभी जो खेती आप ये कर रहे हैं और पहले जो खेती करते थे, इसमें क्या अंतर है और ड्रिप विधि क्या होती है, ये किसान भाई को बताएं। ड्रिप विधि देखिए, ड्रिप विधि करेगा तो उसमें पानी कम मात्रा में हो जाता है। इसमें मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा चलाने से बढ़ जाता है। इसलिए हम ये विधि चुने कि हमारा पानी भी कमी है और कमी के कारण ये पानी पूर्ति हो जाएगा, खेती भी निकल जाएगा मेरा। पहले की जो खेती है और अब की जो खेती है, इसमें आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, या खाद बीज है, या आपका जो लाभ है वो पहले कैसा था और अभी आप कैसा इस खेती से फ़ायदा कमा रहे हैं? फ़ायदा देखिए, पहले तो खैर हमको रात भर पटाना पड़ता था। अभी हम ऐसे मशीन स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, हमारा पड़ जाता है और खेती भी अच्छा उठ रहा है। पहली बार करने के कारण हमको फसल का अनुमान तो नहीं लगा है, लेकिन जैसा देख रहे हैं उसके अनुसार से तो फ़ायदा तो होना ही है। इस खेती बाड़ी में आपके परिवार कौन कौन से लोग जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं मिलजुल कर, और क्या क्या आपको फ़ायदा होता है? मेरा परिवार तो बहुत छोटा है, समझिए हम लोग 3 आदमी होते हैं और एक बच्ची है, वो तो खेत उत नहीं आती है, वो स्कूल जाती है। हमारा तो खेती ये बाड़ी से सब कुछ होता है, टोटल चीज़ खेती बाड़ी से कंप्लीट हो जाता है। आने वाले समय में भी आपके बच्चे क्या खेती बाड़ी ही करेंगे या और कुछ? आने वाला समय मेरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। काहे कि और तो है कोई नहीं। हमारा 3 लड़की है, तीनों शादी हो जाएगी। उन लोगों तो खेती करने वाला नहीं है, हम लोग तो खैर जाएंगे ही, करने वाला करेगा। टपक विधि से जो आप खेती कर रहे हैं, इसमें आपने क्या क्या अनुभव पाया, ये हमारे किसान भाई को बताएं। किसान भाई, टपक विधि से बहुत फायदा है और मेन कारण है कि खेती बहुत अच्छा उठता है। इसमें सभी तरह का फसल पैदा हो जाएगा। इसलिए किसान भाई जहाँ तक हो टपक विधि से खेती करने की कोशिश करें। आप किस तरह से इसको आप अपने बाज़ार तक पहुँचाते हैं, या थोक में बेचते हैं, या खुदरा में बेचते हैं? किस में आपको फ़ायदा होता है, ये हमारे किसान भाई को बताएं। देखिए, फसल होने पर किसान भाई तो खैर मान के चलिए कम निकलता है, होने से तो महंगा होबे करता है। इसलिए किसान भाई जितना हो अगोतर खेती कीजिए, होने से वो फसल तो अगोतर में ज़्यादा ही
मुनाफा होगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि जितना आगे खेती करेंगे उतना ज़्यादा पैसा मुनाफा होगा। टपक विधि से जो आप खेती कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला और अपने किसान भाई को आप क्या सीख देना चाहेंगे? आपने क्यों चुना टपक विधि से खेती-बाड़ी करना? टपक विधि से खेती करना इसलिए चुने कि और कोई का देखे इधर उधर जाके कि इसमें पानी का लागत बहुत कम आ रहा है और सहूलियत से निकल रहा है। कूड़ा उड़ा करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, घास भी नहीं होता है। इसलिए हम चुने कि चलो हम भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत करके, उसके बाद में फिर और लगाएंगे। वाह दादा, आप तो एकदम आजकल लग रहा है कि किसान भाई से खूब मिल रहे हैं भाई। अरे मिलने से ना अनुभव होता है। बिल्कुल, हम तो किसान भाइयों से कहेंगे कि भाई अगर आपके क्षेत्र में भी कोई सफल किसान है तो उनसे मिलिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, किस तरह से वो खेती कर रहे हैं वो जानिए और आप भी उसी तरह से करके आप भी सफलता का मुकाम पाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब वक्त हो चला है। अरे हाँ, मौसम समाचार का। बिल्कुल बिल्कुल, IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार की चलिए जानकारी लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा एवं आकाश में बादल छाए रहेंगे। दलहनी फसल बाकला को अभी चित्ती एवं ब्लाइट रोग से नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बाकला की फसल में सिंचाई का उचित प्रबंधन करें एवं आवश्यकता अनुसार 3 से 4 बार सिंचाई करें। चलिए, ये जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिल गई, लेकिन झुमकी बहन, यहाँ पर अब हमें लेना होगा अपने किसान भाइयों से इजाज़त। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन विदा लेने से पहले हम अपना पता तो बता दें हमारे सभी किसान भाई बहनों को। तो फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।